अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, शब्बर जैदी जो कि इमरान खान के ज़माने में एफबीआर के चीफ रहे हैं, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ही कह लें, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 40% है, सॉरी 2.5% है, और 40% लोग गुर्बत गरीबी की जो लकीर है, पॉवर्टी लाइन, इससे नीचे रहते हैं। ये सब फिगर्स जो तीन बताई हैं, ये तीनों दुनिया में हाईएस्ट हैं। पाकिस्तान का जो ये सिचुएशन है, बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, 2.5% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और 40% पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। 40% का मतलब होता है 10-12 करोड़ लोग। और हम कह रहे हैं कि मतलब शब्बर जैदी कह रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार कह रही है कि हमारी इकोनॉमी तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। वो कह रहे हैं 47 से लेकर 26 तक, 2026 तक तुम लोग सिर्फ झूठ ही बोलते रहे हो, पहले सच तो बोलो, फिर आगे देखी जाएगी। अजीज दोस्तों, ये एक नक्शा आया है, जिसमें रिपोर्ट किया गया है कि ये जो ग्रीन कलर के कंट्रीज़ हैं ना, ये फूड में सेल्फ सफिशिएंट है, यानी खाने पीने की चीज़ों के लिए ये मोहताज नहीं है। इनके मुल्क में इतना उगता है अपनी पॉपुलेशन के लिए कि इसके लिए ये मोहताज नहीं है। इसमें आप ये देखें कि यूरोप में सिर्फ फ्रांस फूड में सेल्फ सफिशिएंट है, चाइना नहीं है। दुनिया में वो कंट्री सुपर पावर बन ही नहीं सकता जो अपने खाने पीने के लिए दूसरे मुल्कों का मोहताज हो। चाइना अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए भी, इसको जो एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो भी बाहर से आती है। लेकिन भारत है, पाकिस्तान जो कि एक ज़माने में भारत का हिस्सा था, और सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी पंजाब, सिंध, ये सब भारत ने पाकिस्तान को दी थी। पाकिस्तान भी नहीं है, पाकिस्तान भी मोहताज है फूड ग्रेन्स बाहर से मंगाने के लिए। ये अजीज़ दोस्तों एक ऐसे ही साइट की बात थी तो मैंने रखी आपके सामने। अजीज़ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने पाकिस्तान को फ्लैग किया है, यानी पाकिस्तान के बारे में ये रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद जो है ना, उसने 10 नवंबर 2025 लाल किला न्यू दिल्ली पे जो हमला हुआ था, उसमें जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने ये रिपोर्ट दी है। ये खाली इंडिया का आरोप नहीं है कि पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद ने किया है, ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। उसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर ने एक विमेन विंग बनाया है जैश ए मोहम्मद का, और पाकिस्तान पूरा कंटिन्यू कर रहा है जैश ए मोहम्मद और इस जैसे टेररिस्टों को हार्बर करने के लिए। इनको पनाह देता है, इनको टेरर नेटवर्क की फैसिलिटीज़ देता है। और ये है कि यूनाइटेड नेशंस को चाहिए कि वो इस पे आगे बढ़े। ये सैंक्शंस मॉनिटरिंग कमेटी का मतलब ये है कि सैंक्शंस डाली जा सकती हैं पाकिस्तान पे। जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर तो वैसे ही दुनिया के किसी भी कानून में आप चले जाएं, ये भारत की जेल में टेररिज्म के केसेस फेस कर रहा था, और इसको भारत का एक हवाई जहाज अगवा करके पाकिस्तान ने भारत की जेल से छुड़ाया था। इंटरनेशनल कानून के तहत भी ये बनता ही नहीं कि इसको भारत के हवाले ना किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। और पाकिस्तान के जो नाजायज़ बाप हैं दुनिया में, उनकी सपोर्ट चलती रही है। फवाद चौधरी एक्सेप्ट कर रहा है कि पुलवामा हमने किया था, और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं।
और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहें बस ये वो फख्र है Motion order, please. जो Motion कि order, please. हमारी Order in the house, please. पुलवामा के वाक़े के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, जिस तरीके से हमने घुस के मारा, ये खुद मानते हैं भाई, उस वक्त नहीं मानते, बाद में मानते हैं। नवाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया था ना कि 26/11 पे पाकिस्तान ने ISI ने भेजा था, वो जो गए थे 10 टेररिस्ट, वो पाकिस्तानी नेशनल थे। नवाज शरीफ द प्राइम मिनिस्टर ने भी माना था। ये फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था पाकिस्तान का, पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहा है कि हाँ जी पुलवामा हमने किया था। सरकार जी इंडिया ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਨਾ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨਿਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਿਓ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। इनका माइंडसेट देखें, ये आप बताएं कि क्या इनकी जहनियत है। वही जो इस्लाम ने इनके जहनों में डाला हुआ है कि सेक्स स्लेव्स मिलेंगी आपको जहाँ भी जाना है। इस्लाम बड़ा ही इसी बात पे कि अरब के कबीले भूखे नंगे थे, खाने को कुछ था नहीं, जॉब होती नहीं थी, करने को कुछ नहीं होता था, चल भाई तलवार पकड़ घोड़े पे बैठ चलते हैं, लूटो। पहले इर्द गिर्द के कबीलों को कब्जा करो, पहले आजू बाजू सब कबीलों पे कब्जा किया, उनके माल सारे लूट लिए, लड़कियां औरतें इनकी आपस में बांट ली, सेक्स स्लेव्स मिल गई। आए सब मोहम्मद भाई के पास, मोहम्मद भाई ये तो बड़ा अच्छा जॉब है, इससे अच्छी तो इंडस्ट्री कोई नहीं, सेक्स स्लेव्स भी मिल रही हैं और माल भी मिल रहा है, अगला कहाँ जाना है, जाओ ये ईरान बराबर में, इस तरफ इंडिया है, ऊपर सेंट्रल एशिया, जाओ जहाँ जहाँ जाना है जाओ, लूट मार करो। डाकू थे, यही माइंडसेट इन्होंने आज भी रखा है। अजीज दोस्तों, इनसे आप अच्छाई की उम्मीद ना रखें। अजीज दोस्तों, हुसैन हक्कानी साहब पाकिस्तान के एम्बेसडर थे अमेरिका में, जरदारी के ज़माने में, जरदारी और पीपल्स पार्टी के काफ़ी करीब रहे हैं। इन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ का मार्जिनलाइजेशन यानी माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादती है ना, वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में हो रही है, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर उधर। क्योंकि इंडिया में भी आप देखें कि माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन जो पार्लियामेंट में है वो 90s के मुकाबले में आज तो ख़त्म हो गई है तकरीबन। तो इसका जवाब एक भाई ने दिया है कि आज तक 47 से लेकर आज तक इंडिया में से एक माइनॉरिटी का बंदा यानी मुसलमान, क्रिश्चियन माइग्रेट करके कहीं नहीं किया, बांग्लादेश या पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के तो माइग्रेट करके माइनॉरिटी भारत आते हैं, पाकिस्तान से भी हिंदू माइग्रेट करके भारत आते हैं और बांग्लादेश से भी। तो अगर भारत में माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादतियाँ हो रही होती तो माइनॉरिटीज़ भी जाते हैं ना पाकिस्तान या बांग्लादेश। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि एक भी मुसलमान बांग्लादेश या पाकिस्तान के आओ भारत से, वहाँ से आते हैं सारे, इवन मुसलमान भी आ जाते हैं। तो फिर हुसैन हक्कानी साहब ने फ़ौरन उसका जवाब दिया कि जी बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 1947 में बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान में 33% माइनॉरिटी थे। फिर माइग्रेशन हुआ, सब कुछ हुआ। 71 में जब बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश की पहले सेंसस में 19% पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम थी, 19%। 74 में 14% रह गई, 2011 में 9% रह गई, 2022 में 8% रह गई, 2026 में भी 8% है। तो ये अजीज़ दोस्तों इनका हाल है। अपने मुल्क में माइनॉरिटीज़ को पनपने नहीं देते, जीने नहीं देते, और जहाँ खुद जाते हैं माइनॉरिटी होते हैं वहाँ पे मेजॉरिटी से ज़्यादा राइट्स मांगते हैं। अब अजीज़ दोस्तों क्या कह सकते हैं, अमेरिका बहादुर ने ये जो इस्लामाइजेशन है ना, ये एक्चुअली अमेरिका की CIA का प्लान था। आप मुझे ये बता दें कि 1975 तक
दुनिया में कहीं कोई इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म नहीं था सिवाय एक फ़लस्तीनी इशू के। फ़लस्तीनी कभी कभार कोई टेररिज्म कर लेते थे। दुनिया में टेररिज्म भी जो होता था ना, वो नॉन मुस्लिम ज़्यादा करते थे। जैसे यूके में आयरिश जो नॉर्दर्न आइलैंड के लोग हैं आज़ादी मांगते थे, धमाके करते थे। स्पेन में बास्क जो नॉर्थ स्पेन के लोग हैं आज़ादी मांगते थे, बम धमाके करते थे, सब कुछ होता था। लेकिन 75 के बाद से जो इस्लामाइजेशन, कम्युनिज्म को तोड़ने के लिए, सोवियत ब्लॉक को कमज़ोर करने के लिए इस्लामाइजेशन की, अपने पाले हुए, अपने पैदा किए हुए शाह ईरान को भगाया और खुमैनी को 17 साल इन्होंने जिनीवा और पेरिस में पाला था, खुमैनी को भेजा, पूरा ईरान इस्लामाइज किया। अफगानिस्तान इतना लिबरल कंट्री था, अफगानिस्तान में तालिबानाइजेशन हुई, इस्लामाइजेशन हुई। आप आज अफगानिस्तान को आज से ही नहीं, पिछले 25-30 साल 40 साल से देख लें, नक्शा ही बदल गया है। पाकिस्तान, भाई हम कराची में पैदा हुए पले बड़े हैं, हमने कभी बुरके नहीं देखे, हमने कभी दाढ़ियाँ नहीं देखी। अब मैं मेमन ग्रुप का मेंबर हूँ काफ़ी, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इधर उधर। आज फलां का वलीमा था, फलां मेमन के बेटे का वलीमा था, फोटो देख के मैं हैरान होता हूँ कि ये मेमन है सारे। सबकी शरई दाढ़ी, इस्लामिक दाढ़ी। दाढ़ी तो फैशन है, विराट कोहली की भी है, रोहित शर्मा की भी है, लेकिन इस्लामिक दाढ़ी बगैर मूछ की। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि मेमन कम्युनिटी में आधे से ज्यादा मौलवी दाढ़ियों वाले हो गए। 80 to 90% हिजाब और बुरके वाली औरतें हैं। नहीं होता था। मेरी माँ को मेरा पापा है ना, वो बुरका पहनवाता था। 7 बहनें हैं मेरी माँ, और ये इनकी 7 बहनें, बाकी 6 बहनें नहीं पहनती थी बुरका। मेरी नानी लड़ती थी मेरे पापा से कि क्या पर्दे में डाला हुआ है। लेकिन सऊदी अरब हम गए, सऊदी अरब से जब वापस आए 77 में, मेरी माँ ने इसके बाद कभी बुरका नहीं पहना। कभी हमने अपने खानदान में किसी कज़न को नहीं देखा। मैं जब मेयर बन के 2005 में गया तो मैं हैरान रह गया, मेरी कज़न्स मेरे पास आती थी बुरका पहन के। जो बचपन में हम साथ खेले हैं, इनकी शादियों में मैं था, इनके साथ मतलब हंसी मजाक वाला रिश्ता होता था। कभी हम, जैसे एक मिसाल है कि मेरी बहन की शादी थी जब, तो सारी कज़न्स और सारे कज़न्स हम आपस में तो एक दूसरे के प्रैंक करते थे, मजाक मस्तियाँ होती थी पूरा। हमारे, आपको पता है हमारे देसी शादियाँ, ख़ास तौर पे 82 की बात मैं बता रहा हूँ जब मेरी बहन की शादी हुई थी, पूरा हफ्ता मेरी सारी मौसियाँ, सारे कज़न्स हमारे घर पे एक लाइन से गद्दे डाल के सो रहे हैं, लाइन से। इस तरफ लड़कियां सो रही हैं, इस तरफ लड़के सो रहे हैं, उधर बड़ी उम्र की जो मौसियाँ और मुमानियाँ वगैरह थी वो सो रहे हैं। कभी नहीं देखा, लेकिन पूरा किसने किया? अमेरिका ने किया। अब बांग्लादेश, हसीना वाजिद कहाँ लेके जा रही थी, और बांग्लादेश में इस्लामाइजेशन, अमेरिका की पूरी ये प्लानिंग है। इस इलेक्शन जो हुए ना बांग्लादेश के, इसमें भी पूरी कोशिश थी कि जमात इस्लामी कहीं से, जब मरी हुई जमात इस्लामी, हसीना वाजिद ने ख़त्म कर दी थी जमात इस्लामी। उसको जॉर्ज सोरोस की पूरी पार्टी ने यूनुस को आगे करके जिंदा करवाया। ये इलेक्शन हुए थे, देखें, खुला धांधली हुई है। इसके बावजूद जमात नहीं जीत सकी। तारिकुर रहमान की बीएनपी ने 212 सीटें ली, जमात ने 65 ली, 3 गुना से भी ज्यादा सीटें ली हैं। 2/3 मेजोरिटी में लिए तारिकुर रहमान को। और आपको पता है कि रेफरेंडम कराया था ये यूनुस ने कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। तारिकुर रहमान ने कहा कि भाई साहब हम उस पर ओथ ही नहीं ले। जब पार्लियामेंट में ओथ सेरेमनी हुई तो उसने कहा उसका तो हम ओथ ही नहीं ले रहे, किसकी मर्जी से तुमने ये
कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए हैं। तुम हो कौन? पार्लियामेंट में बहस होगी, इसके बाद अगर कुछ चेंजेस करनी है तो करनी है। हमारे पास 2/3 मेजोरिटी है। लुक्स लाइक गुड चैप ये तारिकुर रहमान। लगता है कि शायद बांग्लादेश में तब्दीली, वापस पॉजिटिव तब्दीली आए। यूनुस तो हरामजादे ने जाते वक्त भी आखिरी स्पीच की तो उसमें यही कहा कि बांग्लादेश के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं हमारे पड़ोसियों से, जैसे कि नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर। इसका हरामीपन देखें तो यह है कि जब इस लेवल के हरामीपन होते हैं ना तो इसके पीछे अमेरिका होता है। ये अब तो आजकल तो रिजीम चेंज का लफ्ज आम हो गया, रिजीम चेंज। अब जाके हमें खबरें भी मिल रही हैं कि अमेरिका ने कहाँ रिजीम चेंजेस करवाए हैं। जी, वो तो खुद मानते हैं अपने रिपोर्ट्स में। हिलरी क्लिंटन ने अपने इंटरव्यूज में बोला, अपनी स्पीचेस में बताया। अब तो किताबें लिखी गई हैं कहाँ दर्जनों के हिसाब से उन्होंने रिजीम चेंज करवाते थे। तो फिर इसमें वजन आता है। तो अब ये अगर आप ये तारीख के तकाजे में देखें, पहलू में देखें, तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें भी कोई छोटा मोटा हाथ होगा। वजन लगता है आपको? हाँ, क्योंकि जैसे ही ये मामला चला और विद इन मिनट्स आपने देखा उन्होंने डॉक्टर यूनुस को उन्होंने पहले से तैयार किया हुआ था, तो इतने फौरन उनको लगवा दिया गया। अच्छा। तो इसमें भी ऐसे है कि देयर मस्ट हैव बीन सम एलिमेंट ऑफ रेजिम चेंज। हमारे नजम सेठी साहब ने साफ कहा कि भाई रेजिम चेंज के पीछे बांग्लादेश के अंदर अमेरिका है, यूनुस को लाने वाले ये थे। पोस्ट हसीना इसमें भी इन्फ्लुएंस होगा, वो जो है अब प्रेशर होगा और तारिक रहमान कि जी आप मेहरबानी करके अमेरिकन कैंप में आए। मगर अब उनके ऊपर भी वही प्रेशर होगा जो हसीना के ऊपर था। मगर इनका फर्क ये है कि ये पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। जैसे पहले जब इनकी खालदा से आकी जब हुकूमत थी, दे वर क्लोज टू दी अमेरिकन्स एंड पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान थी। तो अब ये अब लगता है ऐसे है कि अगेन उसी किस्म की बांग्लादेश की पॉलिसी होगी, क्योंकि इनको भी अब IMF की ज़रूरत पड़ जानी है। इनको भी एड की ज़रूरत पड़ जानी है। इनको भी टैरिफ्स के ऊपर प्रॉब्लम आने हैं, बिकॉज इनकी गारमेंट इंडस्ट्री और वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को धचका लगा है। तो ये भी नेगोशिएशन में आएंगे और अमेरिका इनके ऊपर भी प्रेशर रखेगा और चाइना के साथ जो इनके तल्लुकात हैं उनको रोकने की कोशिश करेगा अमेरिका। ठीक, तो कितने इन्फ्लुएंस्ड होंगे वो तारिक रहमान? और फिर नजम सेठी साहब ने आगे ये कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनता जा रहा है, पाकिस्तान की तरह बहुत जल्द ये IMF और बाहर के कंट्रियों में भीख मांगने के लिए जाएगा। असल कहानी ये है इस रीजन में कि अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश, इंडिया और म्यांमार, बर्मा, ये तीनों का जहाँ पे बॉर्डरिंग एरिया है ना, वहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन है थोड़ी बहुत। भारत के भी 7 सिस्टर्स में से मेघालय या पता नहीं, और इस तरह बांग्लादेश का भी सेंट मार्टिन है, क्या है वो, जजीरा है, और म्यांमार। अमेरिका चाहता है यहाँ पे क्रिश्चियन कंट्री बनाया जाए, जैसे इंडोनेशिया में ईस्ट तिमूर नाम का एक क्रिश्चियन कंट्री बनाया गया था। तो अमेरिका ये चाहता है, जिसके लिए कोशिश की है। तो इसमें भी ऐसे है कि देयर मस्ट हैव बीन सम एलिमेंट ऑफ रेजिम। अच्छा, अड्डे देने के अलावा तो एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने का भी वो इल्जाम लगाते हैं। तीसरा वो एक और लगा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि एक और भी प्लान था। कि वो प्लान ये था कि अमेरिका का कि चाइना को इंडिया पूरी तरह कंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया कमज़ोर है चाइना के खिलाफ और इंडिया न्यूट्रल रहना चाहता है। इंडिया अमेरिका के कैंप में फुली नहीं आना चाहता जी। तो अमेरिका का एक और प्लान था, और वो प्लान क्या था कि कुछ हिस्सा बांग्लादेश का, कुछ हिस्सा इंडिया का और कुछ हिस्सा बर्मा का या म्यांमार का। वो जो इलाके हैं जहाँ क्रिश्चियन की पॉपुलेशन मेजॉरिटी में अक्सरियत है उन इलाकों में, उनको तोड़ के तो एक क्रिश्चियन स्टेट बनाई जाए ईस्ट तिमोर की तर्ज पे। ताकि चाइना को और रोड बेल्ट इनिशिएटिव को रोकने के लिए एक अमेरिका को बेस वहाँ मिल जाए। तो ये अमेरिका ऐसे प्लान्स बनते हैं, बनाए भी गए हैं पहले। तो हसीना के जो बात करती है उसमें वजन है कि उसकी छुट्टी कराई गई। लेकिन जाहिर है पहले तो ये कि भारत से तो आप उम्मीद ही ना रखें कि कभी भारत ये चीज़ होने देगा, तुम्हारी फाड़ कर रख देगा। बाकी म्यांमार और बांग्लादेश भिखारी हैं, लेकिन आई थिंक, मुझे लग रहा है कि तारिक रहमान है ना, विल बी पॉजिटिव। इसके बाप और माँ दोनों प्रेसिडेंट रहे हैं। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही है इसकी माँ, इसका बाप प्रेसिडेंट रहा है, आर्मी चीफ रहा है।
सो होपफुली he'll do something better. बाकी लेट्स सी. एक कंसर्निंग चीज जो आई है ना, वो ये है कि भारत के बॉर्डर के साथ जो बांग्लादेश के एरियाज हैं ना, खास तौर पे वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के साथ और जो ऊपर नॉर्दर्न एरिया है, वहाँ पे जमात इस्लामी जीती है, विच इज़ ए कंसर्निंग थिंग. और उसमें मुझे फिर गुस्सा आता है ममता और उसकी पार्टी के ऊपर, क्योंकि अब बीजेपी को चाहिए कि किसी तरह से कोशिश करके वेस्ट बंगाल की सरकार ले ले, वरना ये जमाती टीएमसी के साथ मिलके जो इन्होंने गंद करनी है तो मुश्किल होगा संभालना. क्योंकि ये जो रीजन है ना, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के दरमियान बॉर्डर बड़ा कमज़ोर है, नदियों में रास्ते निकलते हैं, तो इसलिए बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है. थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट. काइंडली कीप सपोर्टिंग.